नमस्ते दोस्तों, अन्विता चैनल में मैं सविता सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज हम प्राचीन भारत सांस्कृतिक इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अपने विषय की शुरुआत करने से पहले हम संस्कृति के विषय में जानेंगे। दोस्तों, ग्रंथ, धर्म, कला, परंपरा, नैतिकता, शिक्षा, नियम, इन सभी के मिश्रण को ही संस्कृति कहते हैं। हमारा प्राचीन भारत इसी संस्कृति पर आधारित था। तो आज हम प्राचीन भारत की इसी संस्कृति की जानकारी लेने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत की भाषा और साहित्य, जनजीवन, विज्ञान, शिक्षा के केंद्र तथा स्थापत्य कला की जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाषा और साहित्य से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उत्तर भारत से महाराष्ट्र तक के प्रदेशों में प्रचलित अधिकांश भाषाएं प्राकृत तथा संस्कृत भाषाओं का ही विकसित रूप हैं। प्राकृत शब्द प्रकृत शब्द से बना है। प्रकृत का अर्थ प्राकृतिक अथवा नैसर्गिक होता है। प्राकृत भाषाएं लोगों के दैनिक व्यवहार में प्रचलित भाषाएं भी। प्राकृत भाषाओं का वर्गीकरण 4 समूहों में किया गया है: पैशाची, शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री। महाराष्ट्री से मराठी भाषा विकसित हुई है। इस प्रकार प्राकृतिक भाषाओं में मराठी जैसी आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। विकास की इस प्रक्रिया में इन भाषाओं के मूल रूप में परिवर्तन हुए, जिससे अपभ्रंश भाषाएं बनी और इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं में से आधुनिक भाषाएं विकसित हुई। प्राचीन भारत में साहित्य लेखन की अखंड परंपरा थी। उन साहित्यों का लेखन संस्कृत, अर्धमागधी, पाली और तमिल भाषाओं में हुआ। इन साहित्यों में धार्मिक साहित्य, व्याकरण ग्रंथ, महाकाव्य, नाटक और कथा साहित्य जैसे साहित्यों का समावेश था। तमिल भाषा के साहित्य सबसे प्राचीन साहित्य माने जाते हैं। इन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। संगम का अर्थ विद्वान साहित्यकारों की सभाएं होती हैं। इन सभाओं में कई विद्वान विचार विमर्श कर साहित्य लिखते थे। संगम साहित्यों में सिल्लपदिकारम और मणिमेखलई ये दोनों महाकाव्य प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। इन संगम साहित्यों के माध्यम से दक्षिण भारत के प्राचीन समय के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे कुछ धार्मिक साहित्यों के विषय में। धार्मिक साहित्यों में आगम ग्रंथ, त्रिपिटक और भगवद गीता महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आगम ग्रंथों में वर्धमान महावीर के उपदेश एकत्रित किए गए हैं। त्रिपिटक में 3 पिटक हैं। पिटक का अर्थ पेटी होता है। यहाँ उसका अर्थ विभाग है। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक में 3 अलग अलग प्रकार के साहित्यों का समावेश है। इसमें सबसे पहला साहित्य है सुत्त पिटक। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश व वचनों को एकत्रित किया गया है। इन वचनों को सुक्त कहते हैं। त्रिपिटक का दूसरा साहित्य है विनय पिटक। विनय शब्द का अर्थ ही नियम होता है। इस साहित्य में बौद्ध संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों को दैनिक जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए इसके नियम बताए गए हैं। त्रिपिटक का तीसरा साहित्य है अभिधम्म पिटक। इसमें गौतम बुद्ध के दर्शन को समझाया गया है। धार्मिक साहित्य में भगवद गीता को हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ माना गया है। भगवद गीता महाभारत का ही एक अंग है। भगवद गीता में बताया गया है, फल की आशा न करते हुए अपना कर्म करें। ईश्वर की भक्ति का मार्ग सबके लिए मुक्त है। प्राचीन काल से ही ईस्वी सन की 8वीं शताब्दी में आद्य शंकराचार्य हुए।
उन्होंने ज्ञान और वैराग्य जैसी बातों पर बल दिया। साथ ही उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और भगवद गीता ग्रंथों पर भाष्य लिखकर उनका अर्थ स्पष्ट किया। उन्होंने भारत की चारों दिशाओं में बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी स्थानों पर 4 मठों की स्थापना की। इसके बाद कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा गया। इसके बाद पाणिनि द्वारा व्याकरण के ग्रंथ लिखे गए, जिनमें अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ संस्कृत व्याकरण का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। पतंजलि ऋषि के महाभाष्य ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में अष्टाध्यायी ग्रंथ में दिए गए सूत्रों का स्पष्टीकरण किया गया है। प्राचीन भारत के रामायण और महाभारत को आर्ष महाकाव्य कहा गया है। आर्ष का अर्थ ऋषियों द्वारा रचित काव्य। दोस्तों, गायन, वादन और नृत्य के माध्यम से किसी कथा को प्रस्तुत करने की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। इन कलाओं की विस्तृत चर्चा भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में की है। संवादों के माध्यम से की जाने वाली इन कलाओं की प्रस्तुति को नाटक कहते हैं। प्राचीन संस्कृत नाटकों में भास नाटककार का लिखा स्वप्नवासवदत्त या कालिदास का लिखा अभिज्ञान शाकुंतल जैसे नाटक साहित्य विख्यात हैं। प्राचीन भारत में कथा साहित्यों का उपयोग भी मनोरंजन द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता था। पैशाची नामक भाषा में गुणाद्य का लिखा वृहत कथा ग्रंथ प्रसिद्ध है। आजकल के बच्चों के लिए विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र ग्रंथ कथा साहित्य का उत्कृष्ट नमूना है। पंचतंत्र का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। इसी के साथ बौद्ध जातक कथाएं भी विख्यात हैं। ये तो थी प्राचीन भारत के साहित्यों की जानकारी। अब हम जानेंगे प्राचीन भारत के जनजीवन के विषय में। प्राचीन भारत के साहित्यों द्वारा उस समय के जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत में देशांतर्गत और सुदूर देशों के साथ चलने वाले व्यापार के कारण संपन्नता और समृद्धि का निवास था। उस समय समाज विभिन्न जातियों में बटा था। कारीगरों और व्यापारियों के संगठन थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। उस समय व्यापार जल मार्ग और सड़क मार्ग से चलता था। भारत के मलमल के वस्त्र, हाथी के दांत, मूल्यवान रत्न, मसाले के पदार्थ, उत्कृष्ट बनावट वाले मिट्टी के बर्तन आदि भारतीय वस्तुओं की विदेशों में बड़ी मांग थी। चावल, गेहूं, जौ, मसूर ये भारत की प्रमुख फसलें थीं। लोगों के भोजन में इन अनाजों से बने विभिन्न पदार्थ, मांस, मछली, दूध, घी और फलों का समावेश था। उस समय के लोग मुख्य रूप से सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। कुषाणों के कार्यकाल में वस्त्र सिलने की पद्धति से भारतीयों का परिचय हुआ। अब हम जानेंगे प्राचीन भारत के विज्ञान के विषय में, जिसमें सबसे पहले आता है चिकित्सा विज्ञान। दोस्तों, भारतीय वैद्यक शास्त्र को आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद की लंबी परंपरा रही है। आयुर्वेद में रोगों के लक्षण, रोगों का निदान तथा रोगों पर किया जाने वाला उपचार जैसी बातों का विचार किया गया है। इसी के साथ कोई रोग न हो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, इस पर भी विचार किया गया है। मैंने पहले मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य वाले वीडियो में बिंबिसार के दरबार के जीवक नामक वैद्य के विषय में बताया था। इसके पहले से ही आयुर्वेद का महत्व भारत में है। चरक द्वारा लिखे चरक संहिता ग्रंथ में चिकित्सा विज्ञान तथा औषधि विज्ञान की विस्तृत जानकारी दी गई है। इसी प्रकार शल्य विशारद सुश्रुत द्वारा लिखित
सुश्रुत संहिता ग्रंथ में विभिन्न रोगों का निदान और उपचारों की जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ की विशेष बात यह है कि इसमें विविध कारणों से लगने वाले घाव, हड्डियों का टूटना, उनके प्रकार और उन पर की जाने वाली शल्य क्रियाओं अर्थात ऑपरेशन के प्रकारों पर विचार विमर्श किया गया है। सुश्रुत संहिता का अनुवाद अरबी भाषा में भी किया गया है। इसे अरबी भाषा में किताब ए सुसूद इसका नाम रखा गया है। वांग भट्ट ने भी वैदिक शास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता प्रमुख ग्रंथ हैं। इसी के साथ बौद्ध भिक्षु सिद्ध नागार्जुन द्वारा लिखित रसरत्नाकर ग्रंथ में रसायनों एवं धातुओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, प्राचीन भारतीयों ने जहाँ विज्ञान और चिकित्सा में प्रगति की, वहीं उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान को भी पीछे नहीं छोड़ा। गणित और खगोल विज्ञान विषयों का भी गहन अध्ययन प्राचीन भारत में किया गया। गणित में 1 से 9 और 0 संख्याओं का उपयोग सबसे पहले भारतीयों ने ही किया। इन अंकों का मूल्य एकम, दहाई के स्थानानुसार बदलता है, यह प्राचीन भारतीयों को पता था। आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने आर्यभट्टीय ग्रंथ में अनेक गणितीय क्रियाओं के सूत्र दिए हैं। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने ही हमें यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है। ईस्वी सन 6ठी शताब्दी में वराहमिहिर द्वारा रचित पंचा सिद्धांतिका नामक ग्रंथ में भारतीय खगोल विज्ञान के सिद्धांतों के साथ यूनानी, रोमन और इजिप्शियन संस्कृतियों में पाए जाने वाले खगोल विज्ञान के सिद्धांतों का विचार भी किया गया है। कणाद ऋषि द्वारा लिखित वैशेषिक दर्शन नामक ग्रंथ में अणु परमाणु का विचार किया गया है। कणाद के अनुसार यह विश्व असंख्य वस्तुओं से भरा है। इन वस्तुओं से तात्पर्य अणु द्वारा धारण किए गए विभिन्न रूप से है। प्राचीन भारत में जहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री हुए, वहीं शिक्षा के अनेकों केंद्र भी खुले, जहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत ही नहीं, विदेशों से भी छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तो चलिए देखते हैं प्राचीन भारत के कुछ शिक्षा के केंद्रों को। सबसे पहले हम चलेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तक्षशिला प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। यह स्थान अब वर्तमान पाकिस्तान में है। वहाँ पाए गए पुरातत्वीय प्रमाण के आधार पर तक्षशिला नगरी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बसाई गई थी। गौतम बुद्ध के समकालीन जीवक नामक के वैद्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त की थी। ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में तक्षशिला विश्वविद्यालय की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। मौर्य साम्राज्य के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही हुई थी। व्याकरणाचार्य पाणिनि, वैद्य चरक भी तक्षशिला के ही विद्यार्थी थे। इतना ही नहीं, यूनानी सम्राट सिकंदर के साथ आए यूनानी इतिहासकारों ने भी अपने ग्रंथों में तक्षशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है। उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि यूनान में कहीं भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है। चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान ईस्वी सन 400 में भारत आया था। उस समय वह तक्षशिला विश्वविद्यालय भी गया था। इससे यह पता चलता है कि इस विश्वविद्यालय में वैदिक साहित्य, बौद्ध दर्शन, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र जैसे विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती होगी। इसके बाद वरना और असी नदियों के बीच बसे शहर वाराणसी को दूसरा शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। प्राचीन समय से वेदों तथा जैन
और बौद्ध दर्शनों की शिक्षा प्रदान करने वाला केंद्र वाराणसी था। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे वल्लभी में। प्राचीन समय में गुजरात के सौराष्ट्र में वल्लभी नामक प्राचीन नगर था। ईस्वी सन 5वीं से 8वीं शताब्दी में वह जैन और बौद्ध दर्शन का महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। युआन स्वांग और इत्सिंग नामक चीनी बौद्ध भिक्षु भी वल्लभी में आए थे। दोस्तों, अब हम चलते हैं प्राचीन भारत के अगले शिक्षा के केंद्र की ओर, जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। वर्तमान बिहार के पटना शहर के निकट प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष पाए गए हैं। इस विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन ने उदार मना से दान किया था। युआन स्वांग और इत्सिंग ने अपने यात्रा वर्णन में इस विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। उनके वर्णन के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों विद्यार्थियों के रहने की सुविधा थी। उस विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में हजारों ग्रंथ थे। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश द्वार पर परीक्षा देनी पड़ती थी। अब हम बात करेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। यहाँ पर देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। वर्तमान बिहार के भागलपुर के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। ईस्वी सन 8वीं शताब्दी में धर्मपाल नामक राजा ने इसकी स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय में 6 विहार थे। प्रत्येक विहार का स्वतंत्र प्रवेश द्वार था। जहाँ उत्तर भारत में इतने शिक्षा के केंद्र थे, वहीं पल्लव राजाओं के समय ईस्वी सन 6वीं शताब्दी में भारत के दक्षिणी भाग में वर्तमान तमिलनाडु में कांची शहर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। वहाँ वैदिक, जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन किया जाता था। दोस्तों, ये तो थे प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्र। पर अब प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन काल के स्थापत्य और कला की चर्चा न हो तो हमारी बात पूरी नहीं होती, हमारा ज्ञान अधूरा रह जाता है। तो चलिए हम चलते हैं और अपने वीडियो के आज के अंतिम विषय पर, जो है प्राचीन भारत के स्थापत्य और कला। मौर्यों और गुप्तों के कार्यकाल में भारतीय स्थापत्य कला का विकास चरम सीमा पर था। सम्राट अशोक द्वारा विभिन्न स्थानों पर निर्मित पाषाण के स्तंभ भारतीय शिल्पकला के उत्तम उदाहरण हैं। इसके अलावा सांची का स्तूप, कार्ले, नासिक, अजिंठा की गुफाएं, वेरुल आदि स्थानों पर निर्मित गुफाओं के माध्यम से प्राचीन भारतीय संस्कृति का इतिहास समझ में आता है। जहाँ गुप्त कार्यकाल में भारतीय मूर्तिकला का विकास हुआ, वहीं दक्षिण भारत में चालुक्य और पल्लवों के समय में मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ। पल्लव राजाओं के कार्यकाल से ही कांस्य धातु की देवी देवताओं की मूर्ति निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। मेहरौली के गुप्तकालीन लौह स्तंभ से प्राचीन भारतीयों की धातु विषयक ज्ञान का बोध होता है। दोस्तों, जैसे जैसे विदेशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ा, उनकी कला और वास्तु में भी परिवर्तन आता गया। परंतु एक बात को तो स्पष्ट हो गई है कि भारत की प्राचीन भारतीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध एवं उन्नत थी। भारत की ये संस्कृतियाँ हमारी धरोहर हैं। हमें भविष्य में भी इनकी रक्षा करनी चाहिए और इनसे सीख लेना चाहिए। तो हमारा आज का प्राचीन भारत का सांस्कृतिक यह टॉपिक समाप्त होता है। आशा है आपको हमारा ये विषय अवश्य पसंद आएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।